अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे ख़ास मेहमान एक सियासी, एक कानूनदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब एडवोकेट सलमान अकरम राजा। बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। दो महाज बड़े गर्म हैं, एक तो अदालती महाज जहाँ पे आप बनफ्स नफीस लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरा सियासी महाज भी, गो के बतौर एक वकील बड़ा मुश्किल ये काम होता है और हर तरफ तो जैसे जंग की सी सूरत हाल है। तो आज हम आगाज़ तो करेंगे अदालती महाज से, फिर उसके बाद जो इमरान खान की मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से, उस हवाले से भी, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और फिर आपके अपने पार्टी के कुछ अरकान जिनको आपकी पार्टी ने निकालने का ऐलान किया है, उनकी तरफ से लगाए गए कुछ इल्ज़ामात हैं जिन पे हम बात करेंगे। पहले तो ये बताएं सलमान राजा साहब, क्या तवक्को है आपको? आईनी बेंच के सामने आप काफ़ी दिनों से दलाइल दे रहे हैं और उनको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में फ़ौजी अदालतों का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। हत्ता कि अभी 31 जनवरी को युगांडा की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल का मामला था उसको भी निपटा दिया और कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या किस तरफ मामला जा रहे हैं और आपका क्रक्स क्या है फ़ौजी अदालतों के हवाले से? देखिए, ये बात तो बिल्कुल अब वाज़े है कि पूरी दुनिया का इस पे इत्तफ़ाक़ राय है कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं हो सकता। पाकिस्तान अब दुनिया के एक या दो ममालिक में रह गया है जहाँ ये एक 19वीं सदी की इल्लत है। बल्कि 19वीं सदी में भी अगर आप देखें, जब अंग्रेज़ यहाँ हाकिम था, अंग्रेज़ के दौर में भी सिविलियन का ट्रायल नहीं हुआ फ़ौजी अदालत में। वो कुछ और जुल्म ज़रूर करते थे, लेकिन फ़ौजी अदालत हमेशा से मखसूस रही है उन लोगों के लिए जो फ़ौज के मेंबर हैं, या वो यूनिफॉर्म में हो या जो बेस पे काम करते हैं। अगर वो सिविलियन है, वो सिविलियन जो फ़ौजी जो नज़्म है उसके ताबे हैं। इसके अलावा बाहर से लाकर किसी सिविलियन को खा कुछ भी जुर्म हो, ये नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। चंद ममालिक थे, पाकिस्तान 1967 में, अंग्रेज़ के दौर में ये नहीं हुआ। 1967 में तरमीम करके फ़ौजी अदालत को सिविलियन की ट्रायल का इख्तियार दिया गया। इस चीज़ को फिर युगांडा में ईदी अमीन साहब ने अपनाया। तो इस किस्म की जो ट्रायल है, फ़ौजी की ट्रायल, सिविलियन की ट्रायल फ़ौजी अदालत में, इसका जो बैनुल अक़वामी पस मंज़र है वो इंतहाई मकरूह है। तो अब इस पे बिल्कुल एक इत्तफ़ाक़ राय है कि मामला दहशत गर्दी का हो, मामला बगावत का हो, कुछ भी हो, आपने अगर ट्रायल करनी है या तो दीवार के साथ खड़ा करके मार दें शख्स को, लेकिन अगर आपने उस पर मुकदमा चलाना है तो मुकदमा आप एक ऐसी अदालत में चलाएंगे जहाँ जो जज है वो खुद मुख्तार है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी इदारे का मुलाजिम नहीं है। बरतानिया में उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो कोर्ट मार्शल का निज़ाम था उसको तब्दील कर दिया है। कोर्ट मार्शल के लिए फ़ौज में एक बिल्कुल एक गैर जानिबदार जज मुकर्रर किया जाता है। उस जज को जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन मुकर्रर करता है, जो कि हाई कोर्ट के जजों को मुकर्रर करता है। वो किसी सूरत भी जो फ़ौजी हायरार्की है, जो निज़ाम है, उसका हिस्सा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कर्नल हो जो हमारे यहाँ है, एक कर्नल और दो मेजर साहिबान को चंद हफ्तों के लिए बिठाया जाता है जज बनाकर, उसके बाद वापस उन्होंने अपनी मुलाजमत में जाना है, बैरक में जाना है। उनकी तरक्की जो है वो उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन्होंने उनको मुकर्रर किया है जज। उनकी खुशनुदी हासिल करना उनके लिए ज़रूरी है। तो किसी हवाले से भी फ़ौजी अदालत अदालत नहीं है, जिसको गैर जानिबदार अदालत कहा जाता है। तो इस पर देखिए, मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ तो इस हवाले से हमने न सिर्फ दुनिया की नज़ीरें दी, जो बैनुल अक़वामी कानून है अक़वाम मुत्तहिदा का, यूरोपियन यूनियन का, वो अब युगांडा के फ़ैसले का आपने ज़िक्र कर दिया। हर जगह ये कहा जाता है कि जिस भी आइन में गैर जानिबदार अदालत का जिक्र है, एक फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का जिक्र है, वहाँ सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं हो सकता। सही, आप ये कह रहे हैं कि जो फ़ौजी अदालत है वो जैसी भी है, चाहे फ़ौजी अफसरान उसकी सरबराही कर रहे हैं, वो फ़ौजी अफसरान के लिए तो दुरुस्त है, चाहे वो बेशक एक इंडिपेंडेंट ना हो, मगर सिविलियंस के लिए दुरुस्त नहीं। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ, जो मैंने आपको बरतानिया की मिसाल दी, वहाँ उन्होंने कहा है कि फ़ौजी अफसरान के लिए भी उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आपने फ़ौजी अदालत बनानी है, पूरे यूरोपियन यूनियन में ये है, पूरे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में ये है कि जो फ़ौजियों का भी कोर्ट मार्शल है वो उन लोगों के सामने किया जाता है, उन जजों के सामने जो या तो रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं या वो हैं ही जज, उनको जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ने अपॉइंट किया है।
तो कोर्ट मार्शल का तस्वर वहाँ तो फौजियों के लिए भी तब्दील हो चुका है, कुजा ये कि सिविलियन को आप एक हाजिर सर्विस कर्नल के सामने पेश मगर आपकी तरजीह क्या है? आप फौजी अफसरान के लिए एक आज़ाद और प्रोफेशनल फौजी अदालत चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ सिविलियन का बेशक वहाँ पे ट्राई ना करें, बाकी जो मर्जी करते रहे? आप चाहते हैं, आपकी प्रेयर क्या है? वो तो आइंदा का कोई मुकदमा होगा ना। इस वक्त तो हमारा मुकदमा यही है कि सिविलियन का ट्रायल बहरहाल नहीं हो सकता। देखिए, हमारे आइन में एक शिक है, आइन का आर्टिकल 8(3), जो ये हक देता है कि कानून के ज़रिए बुनियादी हुकूक से उन लोगों को महरूम कर दिया जाए जो मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं। तो हम ये कह रहे हैं, अगर आपने बुनियादी हुकूक से महरूम करना है और बुनियादी हुकूक में एक आज़ाद अदालत शामिल है, तो वो आप फौज के लोगों के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन सिविलियन के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसकी वजह ऑब्वियस है कि जंग का माहौल होता है, कोर्ट मार्शल, और जंग के दौरान इतना वक्त नहीं होता कि आप आम अदालतों की तरह तारीखों पे तारीखें दें, और वहाँ पे जल्द फैसले ज़रूरी होते हैं। वो तो होते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल दौरान जंग हो, यहाँ तो जंग नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन का जंग के अलावा भी डिसिप्लिन के जो मामलात हैं उनके लिए मैंने अर्ज किया सारी दुनिया में एक निज़ाम है, लेकिन हमारा मुकदमा इस वक्त सिविलियन के हवाले से है। तो ये जो कानून ख़त्म किया गया, 21D की जो शिकें ख़त्म की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आपकी राय में ये शिकों को ख़त्म ही होना चाहिए, या इनकी तशरीह भी ऐसे की जा सकती है कि जिससे फौजी अदालतों को सिविलियन की हद तक उनको एक आज़ादाना अदालत का माहौल? देखिए, वो तो कानून साजी होगी ना। इस वक्त जो निज़ाम मौजूद है वो सरीहन बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जो हमारे आइन का आर्टिकल 10A है, हमारे आइन की एक मुनफरादी एक शिक है, आइन का आर्टिकल 175(3), जो ये कहता है कि कोई भी इंतज़ामिया का जो शख्स है वो जज के तौर पे काम नहीं कर सकता। और ये शिक अगरचे आई तो 1973 में थी, लेकिन आइन नहीं लिख दिया कि इस पे अमल बाद में होगा, और अमल 1987 में हुआ। उसके बाद ही जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इनमें तफरीक की गई। पहले तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अदालतें चलाते थे। 1987 के बाद ये कहा गया कि ये नहीं हो सकता, और ये पूरे मुल्क में अब ये निज़ाम राइज हुआ है, कुछ जगहों पे अभी भी नहीं हुआ, कि कोई इंतज़ामी अफसर जो है वो जज का ओहदा नहीं संभाल सकता। चलो, तो एक तासुर ये है कि आपके और आपके जो कानूनी टीम है PTI की, उसके बीच कुछ इख्तिलाफात हैं, ख़ासतौर पे जस्टिस मुनीब ने जो फ़ैसला दिया है, गो के वो आपके हक़ में है, लेकिन जस्टिस मुनीब की जो वजूहात हैं उनके ऊपर आप में और सरदार लतीफ़ खान खोसा या बैरिस्टर एतजाज़ अहसन में एक इख्तलाफ पाया जाता है। जी जी। तो बज़ाहिर तो वो इख्तलाफ तकनीकी नौइयत का है, मगर इसमें हकीकत तो यही है कि जस्टिस मुनीब ने जो वजूहात बताई हैं आर्मी एक्ट की शिकों को ख़त्म करने की, वो मुख्तलिफ हैं और आप उनसे एग्री नहीं कर रहे। वो क्या वजह? एक उनका नुक्ता है जिसके हवाले से मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, फैसले 3 लिखे गए थे, एक जस्टिस मुनीब अख्तर का, एक जस्टिस आयशा मलिक का। जो जस्टिस आयशा मलिक का फ़ैसला है उसकी तायीद जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी की है, और एक फ़ैसला है जस्टिस याहिया अफरीदी का। तो इन तीनों फैसलों में बहुत अच्छी बातें हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जस्टिस आयशा मलिक का जो फ़ैसला है वो आइन के आर्टिकल 10A और 175 दोनों पर मबनी है। तो ये फ़ैसला मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुफस्सल फ़ैसला है, और चूँकि मुनीब अख्तर साहब ने भी इसकी तायीद की है, तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस फ़ैसले को हमें मेन फ़ैसला मानना चाहिए। 10A और 175 का जो है वो थोड़ा सा फ़र्क बता देंगे आम लोगों के लिए। लेकिन 10A ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल हर शख्स का बुनियादी हक है, और ये 10A जो है ये दुनिया की हर आइन में अब आ चुका है। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 में नाफिजुल अमल हुआ, उसका आर्टिकल 14 है जो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का जिक्र करता है। उसके बाद दुनिया के हर मुल्क के आइन में ये तस्वुर आया, हमारे यहाँ 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए आया। तो हमारी गुजारिश ये है कि फ़ेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि एक सिविलियन की जो ट्रायल है वो एक फ़ौजी अफसर के सामने नहीं हो सकती, फ़ौजी अफसर जज नहीं हो सकता। तो ये बज़ाते खुद एक बहुत ताकतवर शक है 10A जो है। इसी के ऊपर अगर फैसला दिया जाए तो बहुत काफ़ी है। आइन का आर्टिकल इसका आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 21D है जिसके तहत सिविलियन की ट्रायल हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स में, वो ख़त्म हो जाता है, उसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए, और ये हो गया। 175(3) एक इजाफी शक है जो कहती है कि अदालती अमल जो है किसी सूरत इंतज़ामी अफसर के हवाले नहीं किया जा सकता। तो दोनों एक तरह से आपस में आकर मिलती हैं ये दोनों बातें। तो गुजारिश हमारी ये है या मेरी ये है कि हमें इन दोनों को नाफिजुल अमल करना है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने 10A की हद तक तो माना, जो कि ठीक है, अगर उसी एक बात को मान लें तो मुकदमा हमारे हक में है, लेकिन 175 के हवाले से उनका नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि 10A पे तो हम सबका इत्तफाक है
कि 10A की रूह से ये ट्रायल कलअदम है, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, इसी पे फैसला दे दिया जाए तो बहुत काफ़ी है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो इजाफी ये ग्राउंड जो हमारा 175 वाला है उसको भी नज़रअंदाज ना किया जाए, ये सिर्फ फ़र्क है। बरस एतजाज़ हसन शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब की जो 175(3) की जो तशरीह है उससे भी उनके केस को तक़वियत मिलती है, उनके दलाइल को तक़वियत मिलती है कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता और वो एक अलग मामला है और वो फौजी। देखिए ये बड़ा तकनीकी सी बात है, इसमें बड़ी मामूली सा फ़र्क है हमारा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम सब एक ही बात कर रहे हैं कि आइन में एक बुनियादी हक है कि अदालत गैर जानिबदार हो। 10A में उसके तहत फौजी अदालत जो है वो कायम नहीं रह सकती। इस पे एतजाज़ साहब, मैं, उज़ैर भंडारी साहब, हम सब मुत्तफ़िक हैं, इस पे कोई हमारा इख्तिलाफ नहीं है। जो इजाफी ग्राउंड है उस पर थोड़ा सा हमारी राय मुख्तलिफ, और ये वो कलाम में और जजों में होता है, ये बिल्कुल आइन की तशरीह के हवाले से थोड़ी सी आरा में तफावत हो सकता है। अच्छा, क्विकली अब ये बता दें कि अदालत का अगर ये फैसला आता है कि आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं उनको बहाल कर दिया जाए और जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनका जो ट्रायल है वो शफाफ नहीं था बज़ाहिर और उनको सिविलियन के हवाले किया जाए, और जो शिकें हैं उनकी तशरीह का मसला था, शिकों का मसला नहीं था। देखिए ऐसा भी मुमकिन है, जस्टिस याहिया आफरीदी का जो फैसला है वो कुछ इसी किस्म का है कि जो ट्रायल के लिए जिन लोगों को भेजा गया 103 लोगों को कोई जवाज़ नहीं बताया गया। देखिए FIR तो 9 मई को सैकड़ों हज़ारों लोगों के हवाले से कटी थी, उसमें से क्यों सिर्फ 103 लोगों को मिलिट्री ट्रायल के लिए भेजा गया जबकि बाकी तमाम लोग जो हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में उनके मुकदमे चल रहे हैं। तो याहिया अफरीदी साहब ने तो यही कहा है कि ये पिक एंड चूज़ की गई है, ये एक तरह से तफरीक ऐसी की गई है जिसका कोई जवाज़ नज़र नहीं आता, और इस बुनियाद पर उन्होंने इन ट्रायल्स को कलअदम करार दिया है। तो अगर ये भी होता है तो जो ये 103 ख़ानदान हैं इनको तो ज़ाहिर है रिलीफ मिल जाता है, तो वो भी ठीक है। तो रिलीफ से मुराद क्या है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा? रिहा नहीं किया जाएगा। ये जो मिलिट्री कोर्ट में जिस तरह से उनको सज़ाएं दी गई हैं 10 साल, 6 साल, 4 साल, वो बात ख़त्म हो जाएगी। उनका मुकदमा बाकियों की तरह फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेगा और उनको बेल फ़ौरन मिल जानी चाहिए। वो अपने घर जाएं, वहाँ जाके मुकदमा चलाएं। सरगोदा में आपने देखा कि तकरीबन तमाम लोग बरी हो गए। जब आप शहादत और गवाही का तकाजा करते हैं एक सिविलियन अदालत में तो बात बहुत मुश्किल होती है। आपने सैकड़ों हज़ारों लोगों पे मुकदमा कायम कर दिया। वहाँ शायद जो हरकत हुई 10-20 ने की हो, बाकी लोग साइड पे खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ भी ना किया हो। आपने जियो फेंसिंग की, जो भी उस जियो फेंसिंग में आया आपने उसके ऊपर मुकदमा बना दिया। लेकिन अब आपने साबित करना है कि जियो फेंसिंग में आने वालों में से किसने गमला तोड़ा, किसने आग लगाई। वो जब आप साबित करेंगे तो आप देखेंगे कि 30, 40, 50 से ज़्यादा लोगों को आप मुजरिम करार नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और उनकी मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? देखिए वहाँ मैक्सिमम सज़ा मेरा ख्याल है 2-3 साल होगी, क्योंकि अगर देखें तो ये मुकदमा तो ट्रेसपास का है, एक प्रॉपर्टी में दाखिले का है जहाँ आपको दाखिल नहीं होना चाहिए था। ये मुकदमा तोड़ फोड़ का है, आपने गमला तोड़ दिया। तो इन चीज़ों पे ये कोई कत्ल का तो मुकदमा नहीं है ना। ये मुकदमा अगर आम अदालत में चलता है तो मेरी नज़र में 30-40 लोगों को 2-2.5 साल की सज़ा हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये जो कमीशन का मुतालबा PTI की तरफ से किया जा रहा है 9 मई के हवाले से भी, तो जब अदालतों में एक मामला ज़ेर समाअत है, क्या उस पर कमीशन बन सकता है? फिर बिल्कुल बन सकता है। देखें जो 2013 का इलेक्शन हुआ था उसके हवाले से PTI ने कमीशन का मुतालबा किया था, कमीशन बन भी गया था, और वहाँ ये तय पाया था कि जो इनफरादी मुकदमात हैं उनको तो नहीं देखेंगे, लेकिन उमूमी तौर पे ये देखा जाएगा कि क्या कोई मंसूबा साजी थी, कोई मंसूबा बंदी थी इस मामले के हवाले से 2013 के इलेक्शन के हवाले से। तो वो चीज़ तो यहाँ देखी जा सकती है। जो अलिफ बे का जैद बकर का मुकदमा है उसको तो नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसे सवालात तो किए जा सकते हैं ना कि लाहौर में लिबर्टी चौक से और कमांडर हाउस तक कैसे ये चंद 100 लोग पहुंच गए। वहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, एक डंडा आप ज़मीन पे मारें, आपके पास शील्ड हो तो लोग तितर-बितर हो जाते हैं। ये वो लोग थे जिनके पास कोई गुलेल भी नहीं थी, अनआर्म्ड सिविलियंस थे, बिल्कुल गैर मुसल्लम। अभी तक फौजी अदालत में किसी सर्विंग फौजी के खिलाफ इस हवाले से कोई मुकदमा नहीं है। चल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट सलमान अकरम राजा। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में एडवोकेट सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं।
राजा साहब, सदर पाकिस्तान अमेरिका के दौरे पे हैं, साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब, और उनका ये कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने डीप स्टेट के असर और रसूख को कम करने की कोशिश की है, और इमरान खान की भी यही कोशिश थी। और मैं यहाँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के मिशन पर हूँ। तो क्या साबिक सदर आरिफ अलवी को पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के मिशन पर भेजा है? नहीं, बतौर जमात ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने इनफरादी एक हवाले से वहाँ गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों ने उनको बुलाया है गालिबन लेक्चर देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, और उस दौरान वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। और वो अगर वहाँ ये बता रहे हैं लोगों को जो उनकी बात सुनते हैं कि किस तरह यहाँ पे अदालती निज़ाम पे हमला है, 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए क्या किया गया, किस नौइयत के मुकदमात हैं, वो क़ाइदत का मुकदमा हो या साइफ़र का मुकदमा हो, जिनको अदालतें कलअदम करार दे चुकी हैं, तो ये बात अगर वो वहाँ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वहाँ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बसते हैं, वो जब उनको बुलाते हैं, वो उनसे सवाल करते हैं, तो ये बात तो वो करते होंगे। और ये बात अगर वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, कांग्रेसमैन हैं, उन तक पहुँचती है और वो इस हवाले से कोई मज़ीद आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो ये उनका एक तरह से फ़र्ज़ है, क्योंकि वहाँ जो उनके वोटर हैं उनका तकाजा है कि ये आवाज़ उठाई जाए। लेकिन क्या ये अमेरिका को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत देने के मुतरादिफ नहीं होगा? आपके साबिक सदर जो हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका मुदाखलत करे पाकिस्तान के मामलात में। नहीं, मुदाखलत ना करे। देखिए, बुनियादी हुकूक का जो मामला होता है, इंसानी हुकूक का जो मामला है, वो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता। इस पर अब आलम इंसानियत जो है वो बिल्कुल मुत्तफ़िक है कि वो युगांडा में हो, बुरुंडी में हो, रवांडा में हो, सर्बिया में हो, जहाँ कहीं इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हों तो तमाम इंसानियत को उस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान में बिल्कुल इंसानी हुकूक पामाल हुए हैं, चादर चार दीवारी पामाल हुई है, लोगों को अगवा किया जाता है, अगवाकारी के ज़रिए, धौंस के ज़रिए आज कोशिश है कि सहाफ़त को भी चलाया जाए, सियासत को भी चलाया जाए। जब ये सूरत हाल हो तो ये फ़र्ज़ बन जाता है तमाम आलम इंसानियत का कि आवाज़ बुलंद करें। इमरान खान जो हैं, कहा जा रहा है कि वो आइसोलेशन में उनको रखा गया है, कैद तन्हाई में, और उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी है। और बुशरा बीबी से मुलाकात के हवाले से क्या अपडेट है? जी, आज हुई मुलाकात अदालत के हुक्म के तहत। कल बहनों की भी मुलाकात हो गई थी। एक तारीख़ थी मुकदमे में जो परसों होना चाहिए था, उस दिन अचानक उस तारीख़ को मौखर कर दिया गया, मुकदमा नहीं हुआ। अब उस मुकदमे में 26 तारीख़ मुकर्रर है। उससे पहले मंगल वाले दिन फिर ख़ानदान की मुलाकात मुकर्रर है। तो हम तवक्को करते हैं कि ये मुलाकातें हो जाएं। आज बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है। अब कल जो है जुमेरात, जुमा, उसके बाद हफ्ता, इतवार और फिर पीर वाला दिन, ये तकरीबन 5 दिन आ रहे हैं या 6 दिन, जिनके दौरान किसी से उनसे मुलाकात नहीं होगी। हालांकि जुमेरात वाले दिन जो पॉलिटिकल रुफ़क़ा हैं या वैसे दोस्त हैं, उनकी मुलाकात का दिन मुतय्यन है, लेकिन पिछले कई माह से जुमेरात की मुलाकात नहीं कराई जा रही अदालत के हुक्म के बावजूद। तो अगर तो जुमेरात को मुलाकात होती है तो हमें मज़ीद तसल्ली होगी कि वो ठीक हैं। लेकिन जो कल मुलाकात हुई है बहनों की, उन्होंने यही इत्तला दी है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल है कि ये गैर मामूली सूरत हाल है। 8-9 दिन उनकी मुलाकातों को मुनक़ते करना ये दुरुस्त नहीं है। तो इमरान खान जो अब मुलाकातें हुई हैं बुशरा बीबी से, जैसे आपने कहा है, तो क्या मालूम हुआ उनकी सेहत के हवाले से? सेहत बिल्कुल ठीक है। कल बहनों की हुई है। देखिए, आज बुशरा बीबी से तो किसी की गुफ्तगू नहीं हुई ना, वो तो उनकी जेल ही में मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी खुद जेल में हैं। अदालत के हुक्म के तहत ये हमें पता है कि अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को खुद बुलाया था और उसको हुक्म दिया था कि ये मुलाकात कराओ, और हमें अब इत्तला ये है कि मुलाकात हो गई है। लेकिन उस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बुशरा बीबी जाहिर है उनको बाहर दुनिया तक रसाई नहीं है। कल बहनों की मुलाकात ठीक हो गई। ठीक है। हाँ जी। अब ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर काफ़ी चपकलश नज़र आ रही है, और फवाद चौधरी और जो शेर अफजल मरवत हैं, उन दोनों की तरफ से आपको शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो इमरान खान क्या कंट्रोल में नहीं है कि एक ही दफ़ा वो वाज़ेह क्यों नहीं कर देते कि फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत की क्या पोजीशन है? क्योंकि शेर अफजल मरवत कहते हैं कि उनको एक तरफ पार्टी निकाल रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जुमेरात को दोबारा उनकी मुलाकात है।
फवाद चौधरी कहते हैं कि मुझे तो कोई नहीं निकाल सकता सिवाय खान के। तो फवाद चौधरी या शेर अफजल मरवत साहब के पास ऐसी क्या चीज़ें हैं कि इमरान खान बरमला तौर पे उनको वाशिगाफ अल्फाज में ये क्यों नहीं कह देते कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है और वो मुलाकात नहीं करेंगे उनसे? नहीं, शेर अफजल साहब को तो निकाल दिया गया है, वो तो बिल्कुल बात वाज़ेह है, और मेरी कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि जुमेरात को उनकी मुलाकात है। मैंने अर्ज़ किया जुमेरात को तो किसी की भी मुलाकात महीनों से नहीं हो पा रही। एक दिन है वो मुकर्रर मुलाकातों का, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं हो पाती, और मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी कोई मुलाकात तय पाई है या इमरान खान साहब ने उनको बुलाया है। ये यकीनन मेरे इल्म में है कि पिछले चंद हफ्तों में जब कोशिश की है इन्होंने मुलाकात की, इमरान खान साहब ने इनकार किया है। जब इनका नाम भेजा गया तो उन्होंने ख़ुद उस पर लकीर लगाई है और कहा ये मेरे वकील भी नहीं है, इनको कोई ज़रूरत नहीं आने की। लेकिन बहरहाल देखिए, मैं किसी को बाहर रखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर कोई शख्स इस वक्त जो जमहूरी जद्दोजहद है पाकिस्तान में, जिसको PTI लीड कर रही है, उसमें कोई भी किरदार अदा कर सकता है, तो वो मेरी ज़ात की वजह से उसको बाहर नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ात अहम नहीं है, जो इस वक्त मार्का है, जो जद्दोजहद है, वो अहम है। मैं कोई इस पार्टी में ओहदा लेने नहीं आया, मैंने इस पार्टी पे कोई अपना कोई कब्ज़ा नहीं करना, कोई ग्रुप नहीं बनाना। मैं एक उसूल की खातिर, एक तारीख़ का जो ये मौका है उसमें अपना रोल अदा करने की खातिर यहाँ बैठे हूँ। और आप जानते हैं मुझे बहुत दहाइयों से, मतीउल्लाह आप जानते हैं, NRO का मुकदमा आपको याद होगा, मैंने किया था डॉक्टर मुबशर की तरफ से। जब NRO आया, असगर खान का केस मैंने लड़ा। लातादाद मुकदमे हैं मज़दूरों के, मुलाजमीन के, जिनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है, जिनको पेंशन नहीं दी गई। नेशनल बैंक के पेंशनर्स का मुकदमा आप जानते हैं कितने साल मैंने लड़ा। मेरे वालिद की जिस दिन वफ़ात हुई उस दिन भी मैं अदालत में था और मुकदमे में मैंने तातुल नहीं आने दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से मेरी कमिटमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि उसमें कोई कमी नहीं आ सकती, तो वो जारी रहेगी बात। बाकी जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पार्टी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ पार्टी को इस वक्त, इस इब्तला के दौर में मेरी ज़रूरत है। कल अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं होगी, पार्टी हुकूमत में होगी, तो मैं आपको शायद नज़र ना आऊँ। मेरा कोई इस किस्म का इरादा या एम्बिशन नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत शानदार थी इससे पहले भी, और इंशाअल्लाह शानदार रहेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी कुछ उसूलों पर मबनी है, वो किसी ओहदे की मोहताज नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने शोहरत, रकम, इज़्ज़त मेरी औकात से ज़्यादा दी है, तो मुझे बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी के रास्ते में खड़ा रहूं। जिन लोगों को पार्टी में वापस आने की ख्वाहिश है, ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश है, उनको वो ख्वाहिश मुबारक हो, और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी के कंडक्ट के हवाले से कोई राय तो होगी, बिकॉज आप एक बड़े अहम ओहदे पे हैं, और क्या आपकी मुशावरत से ये इनको पार्टी से नहीं निकाला गया? शेर अफजल साहब के हवाले से तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, उन्होंने टीवी पर बदजुबानी की, उन्होंने हमारे जो सऊदी हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बयानात दिए जो पार्टी पॉलिसी के बिल्कुल मुनाफी थे। उन्होंने उसके बाद भी जो मुज़ाकराती अमल था हमारा, उसके हवाले से गुफ्तगू की। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो पार्टी से बड़ा है, वो पार्टी के जो फ़ैसले हैं, इमरान खान के जो फ़ैसले हैं उनसे बरतर है, उनको वो तनकीद की जद में ला सकता है हालात वाक़यात जाने बगैर, तो ज़ाहिर है इमरान खान इस हवाले से एक्शन लेंगे, पार्टी एक्शन लेगी, और एक्शन ले लिया गया है। जहाँ तक फवाद चौधरी का ताल्लुक है, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। मैं ज़िंदगी में शायद उनसे चंद बारी मिला हूँ, पिछले कई सालों में मेरी उनसे बहुत ही महदूद मुलाकात है। एक ज़माने में वो कोर्टों में आया करते थे, कभी कभार मुलाकात वहाँ हो जाती थी, लेकिन उस बात को तो सालों गुजर गए, 10 साल से ज़्यादा गुजर गया। तो मुझे नहीं पता कि किस मिशन पे हैं वो, क्यों उन्होंने ये गुफ्तगू करना शुरू किया। अचानक की ना, जैसे किसी ने बटन दबाया हो और उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। तो ये वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोई ट्वीट कर देते हैं, कोई बयान दे देते हैं। आज अभी बहुत अच्छी मेरी मीटिंग हुई है, जुनैद अकबर साहब जो सदर हैं हमारे PTI KPK के, वो उठ के गए हैं आपके आने से चंद मिनट पहले। हमने आइंदा का लाए अमल जो है उसके हवाले से गुफ्तगू की है। अभी मैं 2 और मीटिंग्स में जा रहा हूँ पार्टी की। तो हम बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, और मेरा एक रोल है, अदालत में भी रोल है, अदालत से बाहर भी रोल है। और वो रोल ये है कि मैं लोगों को इकट्ठा रखूँ, आगे का जो लाया अमल है उसके हवाले से गुफ्तगू करूँ, और आइन और कानून के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। इस पर तो हकीकत है कि बावजूद इसके कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम ओहदों हैं उन पे बड़े बड़े कानूनदान आप समेत
जो हैं विराजमान हैं और जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे हैं। इसके बावजूद भी इमरान खान अभी तक जेल से बाहर नहीं आ सके जी। तो ये तो वाज़ेह तौर पे एक नाकामी तो है पार्टी की आदत की। नहीं, देखें ऐसा नहीं है। नेल्सन मंडेला अगर जेल में रहे 27 साल, इसलिए नहीं वो जेल में रहे कि उनकी पार्टी नाकाम थी। ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो जद्दोजहद की 27 साल नहीं, उससे भी ज़्यादा अरसा जिस तरह मुतहर्रिक रही, उसकी कोई मिसाल नहीं। आपका टारगेट 27 साल तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए होता ये है कि जब एक जबर का निज़ाम कायम हो जाता है, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आप अदालतों को भी मगलूब कर देते हैं। जिस मुल्क में झूठे मुकदमे बनाना कोई बात ही नहीं है, 200 के करीब मुकदमे इमरान खान साहब पे बन चुके हैं, एक के बाद दूसरा झूठा मुकदमा, झूठी गवाही, डरे हुए जज। ऐसे माहौल में ये कहना कि किसी शख्स की आज़ादी क्यों नहीं होती है अदालतों के ज़रिए, बहुत ही बचकाना बात है। हम लड़ते रहेंगे, हम मुकदमे जीतते रहेंगे। हर मुकदमा इमरान खान साहब का हमने जीता है अभी तक। जो मुझे दिए गए मुकदमात, जो औरों को दिए गए मुकदमात, हमारा रिकॉर्ड तो 100% है अदालती सतह पे। लेकिन ये है कि मुकदमे ख़त्म नहीं होते, मुकदमे बनते चले जाते हैं, हम लड़ते चले जाएंगे। लेकिन ये फतह हमारी होगी और अनकरीब आप देखेंगे होगी, अदालती सतह पे भी होगी, लेकिन उससे बढ़कर सियासी सतह पे होगी। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सलमान अकरम राजा। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जो है कंट्रोल संभाल लिया है और वहाँ पे जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर जो हुकूमत ने तरामीम की थी, उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एसोसिएशन ने चैलेंज कर रखा है और वो मामला राजा इनाम अमीन मनहास की अदालत में भेज दिया गया है और वो अब 17 अप्रैल तक तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब अदालतें क्या मुकम्मल तौर पे आपको लगता है कि किसी दबाव में हैं, शिकंजे में हैं, कंट्रोल में हैं, और कौन है वो? इसमें कोई इबहम है? कोई, ये तो आपने बड़ा मासूमाना सवाल किया, सारे जवाब आप खुद जानते हैं। तो जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जो ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने, जिस तरीके से जजों को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजों की तैनाती का तरीक़ाकार है उसको मगलूब किया गया, तो तमाम अमल इसीलिए हुआ ना कि अदलिया की जानिब से कोई रुकावट सामने ना आए। जो एक अज़म है इस वक्त इस मुल्क में कि तमाम आईनी हुकूक को, तमाम इंसानी हुकूक को बेअसर करना है, वो सहाफ़त का हक़ हो, आवाज़ बुलंद करने का हक़ हो, जो पीका का कानून है, वो इसी हवाले से ये तमाम अमल जारी है। अब जाहिर है कि अगर ये अदालत की ख्वाहिश होती या अदालत को इस हवाले से तशवीश होती कि एक बुनियादी इंसानी हक़ पे हमला हुआ है, तो वो अगले हफ्ते की तारीख डालते। हम रोज़ मुकदमे दायर करते हैं इस नौइयत के मुकदमात में, लेकिन अदालत ने मुनासिब समझा कि 2 महीने आगे कर दें, अटॉर्नी जनरल शायद फिर आके तारीख मांग लें, 2 महीने और आगे हो जाए। तो ये तो एक सूरत हाल है जो आप भी फेस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ और इमरान खान भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के हवाले से दर्जनों कारकुनों की जमानतों की दरख्वास्तें लगी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 1.5 माह के बाद अब वो मामला, जमानत की दरख्वास्तों का मामला, दोबारा ट्रायल कोर्ट रिमांड कर दिया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये गैर मामूली है। मुनासिब होता अगर हाई कोर्ट ख़ुद अब ज़मानत का फ़ैसला कर देती, इतने अरसे के बाद वापस भेजना ज़मानत के मामले को, ये गैर मामूली है। अच्छा, ये 26 नवंबर, ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं, क्या इनको अब आईनी बेंच सुनेगा यही, या अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या उस फुल कोर्ट में जो नए 6 या 7 जजेस आए हैं ये भी शामिल हो सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के लिए? ज़ाहिर है अगर फुल कोर्ट बनता है फिर तो यही होगा ना, ये जो नए जज साहिबान हैं वो फुल कोर्ट का हिस्सा हैं। लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अगर फुल कोर्ट बनना होता तो बहुत पहले बन गया होता। बज़ाहिर यही मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस साहब का कि ये मामलात जो हैं 26वीं, मगर अभी उस पर फैसला तो आना है, नहीं आया। वो फैसला तो करना है उन्होंने इंतज़ामी सतह पे, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये मामला आईनी अदालत को या आईनी बेंच को भेजा जाए। अगर आपको इन 6 जजों समेत फुल कोर्ट और इस मौजूदा आईनी बेंच के बीच में चॉइस दी जाए तो आप किसको प्रेफर करेंगे? कहना अब मुश्किल है जी कि क्या होगा। मुझे अब फुल कोर्ट में भी कोई बहुत
ऐसी तहरीक नज़र नहीं आती कि वो इस आइनी तरमीम को ख़त्म करे, वहाँ भी मुझे लगता है ये मुश्किल होगा इस मुकदमे को कहीं पहुँचाना। तो उस कोई तारीख कोई आई है नेक्स्ट? क्योंकि अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं आई, मेरा नहीं ख्याल। आईनी बेंच की तरफ से कोई तारीख? आईनी बेंच की तरफ से आई है ना फुल कोर्ट की तरफ से आई है। बज़ाहिर यही लगता है कि जब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला ख़त्म होगा तो उसके बाद आईनी बेंच में ये मामला चलेगा। ठीक है। अच्छा, आखिर में आर्मी चीफ ने हाल ही में नौजवानों से खिताब करते हुए उन्हें बहुत से मशवरे भी दिए हैं और उन्होंने एक जो बयान भी दिया कि मुझे ख़त मिला नहीं और मिलेगा भी तो मैं नहीं पढ़ूँगा और मैं वज़ीर आज़म को भेज दूँगा। तो अब किस किस को ख़त लिखेंगे? और देखिए, ख़त लिखने का क्या मकसद है? ख़त जब लिखा जाता है तो वो तो हर शख्स के सामने आ जाता है ना, उसको लिफाफे से खोल के पढ़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या कहा गया है वो हर एक को मालूम है। इमरान खान कौम की आवाज़ हैं इस वक्त, वो कौम के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, वो मुक़तदरा के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं कि अपने आइनी जो आपका आइनी दायरा कार है उसमें रहिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल है, जो फस्तायत है, जो अगवाकारी है, जो जबर है, जो अदालतों पर हमला है, इसको ख़त्म कीजिए और पाकिस्तान को एक ऐसी मुमलिकत, एक ऐसी रियासत के तौर पे आगे बढ़ने दीजिए जहाँ आइन है, कानून है, शराफत है। ये कोई मुश्किल मतन नहीं है, ये ऐसा कोई मुश्किल मामला नहीं है कि जिसको बार बार पढ़ना हो। ये बात हम बार बार करते रहेंगे, इमरान खान बार बार करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है बतौर सियासतदान, बतौर सियासी लीडर, बतौर कौम के लीडर। ये फ़र्ज़ है कि हम आइन, कानून, शराफत की बात बार बार करें। तो उसके लिए कोई इस्लामाबाद में कोई फाइनल प्रोटेस्ट का प्लान है? देखिए, फाइनल प्रोटेस्ट की बात तो मैं नहीं कर सकता इस वक्त हम बिल्कुल गुफ्तगू कर रहे हैं, हम हर सतह पे बात करेंगे। और देखिए, प्रोटेस्ट क्या है? सड़क पे चलना, जलसा करना, आवाज़ बुलंद करना, ये सब बुनियादी आइनी हुकूक हैं। तो इस हवाले से अगर हम कुछ करते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक होगा और वो होगा। जो तारीख़ हमें मौजू लगेगी वो रमज़ान से पहले हो, रमज़ान के बाद हो, तो ये कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन रमज़ान का एक महीना तो हुकूमत के लिए सुकून है, आप ये कह रहे? मैं कुछ भी नहीं कह रहा इस हवाले से। लाए अमल जो है ज़ेर गौर। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलमान अकरम राजा, सहाफ़ी प्रोग्राम के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।